हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द्रोणा चाय कोचिंग सेंटर पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी का जो 10वां चैप्टर है मछली, जिनके लेखक है विनोद कुमार सुल। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी खूब जोर शोर से कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम पढ़ाई की ओर ध्यान लगाते हैं। तो आज हम जो चैप्टर लाए हैं मछली, इनके जो लेखक है विनोद कुमार सुल है। और ये मछली है, मछली क्या है तो यह ललित रचना है, निबंध है या कहानी है। तो यह क्या है, एक कहानी है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं मछली है, जिनके लेखक है विनोद कुमार सुल। ये गद्यखंड का 10वां चैप्टर है। तो हम जानेंगे लेखक के बारे में, क्योंकि कोई भी हिंदी चैप्टर में आप उठा लीजिए तो लेखक के बारे में 70% क्वेश्चन लेखक के बारे में ही आते हैं। तो हम लेखक के बारे में पूरी डीपली से पढ़ेंगे। लेखक का जन्म स्थान, उन्होंने उनकी रचनाएं, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किए हैं, हम सब कुछ जानेंगे। तो जानते हैं। लेखक परिचय हम जानेंगे। जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। लेखक का जन्म हुआ है 1 जनवरी 1937 ईस्वी को और गांव है राजनांद गांव, छत्तीसगढ़ में हुआ। लेखक का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांद गांव, छत्तीसगढ़ में हुआ। और हम जानेंगे कि इनका पेशा जो था वो क्या था, अध्यापक थे। तो ये क्या थे, अध्यापक। इनका पेशा अध्यापक था और इन्होंने पढ़ाई की थी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। नहीं, ये जो अध्यापक थे, ये प्रोफेसर थे, वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एसोसिएशन में प्रोफेसर थे। तो एग्जाम में आएगा कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर कौन थे। तो आप लोग क्या लिखेंगे, विनोद कुमार सुल। और हमारा आगे है कि वे 2 वर्ष 1994 से 1996 ईस्वी तक सुरजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे।
1994 से 1996 तक 1994 से 1996 तक निराला सृजन में 1994 से 1996 तक निराला सृजन में अतिथि साहित्यकार भी रहे हैं। और हम जानेंगे लेखक के बारे में कि इनका पहला कविता 1971 में प्रकाशित हुए। तो लिखेंगे पहला कविता 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वे अन्य कविता संग्रह भी थे। तो हम इनकी अन्य कविता संग्रह जानेंगे। तो है वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। तो पहला है वह आदमी गरम विचार की तरह। और भी है जो मतलब प्रमुख है, हम उसके बारे में नहीं जानेंगे। और सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं है। अतिरिक्त नहीं है। और है और उपन्यास भी है। इनकी 3 उपन्यास है। तो हम लिखेंगे ये कविता था, अन्य कविता संग्रह 2 आदमी गरम पहनकर चला गया विचार की तरह और सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं है। और उपन्यास में लिखेंगे उनके कुल 3 उपन्यास है। तो लिखेंगे उपन्यास।
उपन्यास है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज। नौकर की कमीज। और है दिखेगा तो देखेंगे, नहीं खिलेगा तो देखेंगे। खिलेगा तो देखेंगे। और है दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। और हम जानेंगे कहानी। तो कहानी है इनका पेड़ पर कमरा। और इनकी दो कहानियां हैं जो जानेंगे। कहानी पेड़ पर कमरा। और है महाविद्यालय। महाविद्यालय। तो एक है पेड़ पर कमरा और दूसरा है महाविद्यालय। इनकी दो कहानियां हैं और उपन्यास 3 है। और अन्य कविता संग्रह जो है वो भी 2 है। तो इतावली भाषा में उनकी कविताएं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद है। तो मिसाली भाषा में जो अनुवाद है वह है ये वाला पेड़ पर कमरा। यह जो कहानी है यह मिताली भाषा में अनुवाद है। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि एग्जाम में कि विनोद कुमार शुक्ल का कौन सा कहानी मिताली भाषा में अनुवाद है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? पेड़ पर कमरा। पेड़ पर कमरा। और यह एक है नौकर की कमीज उपन्यास इनका कि नौकर की कमीज पर मनी खोल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल का कौन सा उपन्यास जो है वह फिल्म का भी निर्माण हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नौकर की कमीज। नौकर की कमीज पर फिल्म का भी निर्माण हुआ है। फिल्म का भी निर्माण हुआ है।
और विनोद कुमार सुल को मतलब साहित्य अकेदमी का पुरस्कार कब मिला था, तो 1990 में। तो हम लोग लिखेंगे साहित्य अकादमी मिला 1990 ईस्वी में। इनको कुल मिला के तीन पुरस्कार मिले, जो 1990 में एक मिला साहित्य अकादमी का और 1992 में मिला रघुवीर सहाय स्मृति और 1997 में मिला दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। तो 1992 में लिखेंगे कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। स्मृति रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 ईस्वी। और मिला है, एक और मिला है इनको दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। उन्नीस सौ 97 ईस्वी में। तो 1997 ईस्वी में क्या मिला, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। तो इतना हम आप लोग को लेखक परिचय के बारे में बताए हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो और आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि लेखक के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो लेखक से संबंधित मतलब प्रश्न आ ही जाते हैं। और हम अब जानेंगे कि लेखक इस कहानी में क्या कहना चाहते हैं। 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार सुल एक कवि के रूप में सामने आए थे। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी एक दो कहानियां भी सामने आई थी। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग और देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल, अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधीजन का ध्यान आकृष्ट किया था। और यह खूबी भाषा और तकनीक पर निर्भर थी। इसको जड़ें, संवेदना और अनुभूति भी थी। और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक अद्वितीय मौलिकता, अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानी उजागर होती आई है। तो प्रस्तुत कहानियों के उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। मतलब मछली जो कहानी है वो किस कहानी से ली गई है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, यह महाविद्यालय से ली गई है। प्रस्तुत कहानी उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। और कहानी बचपन की स्मृति की भाषा शिल्प से रची गई है। मतलब लेखक इस कहानी में अपने बचपन के बारे में बताए हैं। इसमें एक किशोर वय, संधिकालीन स्मृतियाँ, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। और कहानी एक छोटे शहर के निम्न वर्गीय परिवार के भीतर का वातावरण है। मतलब यह कहानी जो है वो मिडिल क्लास के लोगों का है।
जीवन यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती है। लिंग भेद समस्या को भी स्पर्श करती है। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण में बच्चे की आंखों देखे हुई उसी मित कथन से उपजी सादी भाषा में है। मतलब मित कथन और सादी भाषा में उपजी हुई है यह कहानी का संबित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है। यह अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन एक अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। तो अब हम कहानी की ओर आते हैं। लिखे हैं कि दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए हैं। मतलब लेखक जो उनके बचपन में जो बीता था उन्हीं के बारे में लिखे हैं कि दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए हैं। तो आगे इस गली से घर नजदीक पड़ता था। दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी और बाजार का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ में बिखराव तेजी से आ गई। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियां बिना पानी के झोले में मर न जाए। और झोले में 3 मछलियां थी। एक उसी वक्त ही पड़ गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे। 2 जिंदा थी झोले में। उनकी तड़प के झटके जब तब महसूस करता था। मन ही मन सोच रहा था कि मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। जब मन होगा तब बाल्टी से निकालकर खेलेंगे, उसके बाद फिर कुएं में डाल देंगे। लेखक कहते हैं कि लेखक जो है वो अपने पिताजी के साथ बाजार गए हैं। उनके पिताजी मछली खरीदे थी, 3 मछली खरीदे थे और उनमें से 1 मछलियाँ खरीदते समय ही मर गई थी और 2 मछलियाँ जिंदा थी। तो वो झोला जो था उसमें मछलियाँ तड़प रही थी, बिना पानी की तड़प रही थी। तो जो बच्चे जो थे उसे महसूस हो रहा था, उनको लग रहा था कि मछलियों को मतलब दौड़ते दौड़ते जा रहे थे कि घर जाएंगे तो मछली को पानी में डालेंगे तो मछली ठीक से रहेगी। तो वह पतली गली के रास्ते से दौड़ते हुए जा रहा था। तो वह सोचता था कि एक मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे, फिर उसको कुआं में डालेंगे और बड़ा करेंगे और जब मन करेगा खेलेंगे, फिर उसको कुआं में डाल देंगे। अब जोर से पानी गिरने लगा। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियां पर पड़े, उसमें थोड़ी जान आ जाए। संतू भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया। संतू जो है इस कहानी में संतू है उसका छोटा भाई। हम दोनों बुरी तरह भीग गए। तभी कोई मछली पानी की छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज कर जोर से उछली। मछली जो थी वो पानी की छींटे पाकर यानी बूंदे वाली पानी की छींटे पाकर वह आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज कर जोर से उछली। झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। नहान घर का दरवाजा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया था। भरी हुई बाल्टी थी, उसे आधी खाली करके मैंने झोले से 3 मछलियां उड़ेल दी। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती।
मतलब नहान घर मतलब बाथरूम का बात कर रहा है कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और एक पानी जो था, बाल्टी जो था वो पानी से भरा हुआ था, फिर उसको पानी गिराकर बाल्टी का पानी आधा कर दिया, उसमें मछलियां डाल दिया। अगर बाल्टी भरी होती तो मछलियां उछलकर नीचे आ जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसल कर नहान घर के नाली में घुस गया। मतलब एक जो छोटी मछली थी वह हाथ से फिसल कर बाथरूम का नाली में घुस गया। हाथों से मैंने और संतू ने टटोल टटोल कर ढूंढा। जब जब नहीं दिखी तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए, जहाँ घर की सबसे बड़ी नाली, जहाँ घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती है। गंदे पानी में मछली दिखी नहीं। दीदी ने बताया था कि वह मछली इसी नाले से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर मोहला नदी में चली जाएगी। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जो मोहरा नदी है वो घर से कितना मीटर दूर है, मील दूर है। तो घर से 3 मील दूर है। और संतू ठंड से कांप रहा था क्योंकि वो बारिश से भीगा हुआ था, तो वह ठंड से कांप रहा था। माँ हम लोगों को देखेगी तो मारेगी। मैंने संतू को कहा कि वह कमीज जाकर निचोड़ ले, उतार कर निचोड़ ले। कमीज उतार कर हम दोनों ने निचोड़ी। पैंट को मुट्ठियों से दबा कर निचोड़ा। फिर हम दोनों ने केवल पैंट पहने। गोद में गीली कमीज दबाए बाल्टी को घेर कर बैठ गए। जो सबने नीचे दबी हुई मछलियों को, शायद मछली दबी हुई थी, शायद वह मर गई थी। संतू से मैंने कहा अपन ये सबसे ऊपरी वाली मछली पिता से मांग लेंगे। मतलब जो मछली जो थी वो जो तैर रही थी, जो जितना थी, वो कह रहा था कि वो यह मछली हम अपन यह मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतू ने सिर हिलाकर कहा अच्छा। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। देखकर वह मछलियों को छूकर देखना चाहता था, लेकिन डरता भी था। संतू जो था छोटा भाई, वह मछलियों को छूकर देखना चाहता था, लेकिन उसको डर भी लगता था कि कहीं मछली हमको काट न ले। मछली बाल्टी के थोड़ा और पास खिसक कर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा संतू तू भी छूकर देखना, नहीं काटेगी। संतू ने इनकार करते हुए कहा मैं तो छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती है, ले छू। संतू डरते डरते मछली को सबसे ऊपर जो थी उंगली से छुआ। फिर उसने डर कर अपना हाथ खींच लिया। तो नीचे दबी हुई मछलियों को आंखों में अपनी छाया देखना चाहता था। नीचे दबी हुई मछलियों को आंखों में अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी कहती थी जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से परछाई नहीं दिखती है। मतलब संतू का जो दीदी थी वह कह रही थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में छाया नहीं दिखती है, झांकने से परछाई नहीं दिखती है। बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया और उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी उस
मछली ने थोड़ा सा भी हरकत नहीं किया था। उसकी लंबी एक एक बाल और मूछें छोर से छल्लेदार बन गई। संतु संतु तू इसकी आंख में झांक कर देख, परछाई इसमें दिखती है क्या? मछली बाहर फर्श पर थी, इसलिए संतु थोड़ी हटकर बैठा। मैंने यह कहते हुए कुछ पास आकर मछली की आंख में उत्सुकता से झांकने लगा। और पास से देख, परछाई दिखती है, समझाते हुए मैंने उससे कहा। दीदी कहती है कि मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखती है। तुझसे कुछ भी नहीं बनता, कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर देखा। उसकी आंख में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह परछाई है या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा था। शायद थोड़ी जान ऐसा हो गया, शायद थोड़ी जान है। जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला, मैंने संतु से कहा। और मैंने मछली को फिर बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतु लौट कर आया तो दीदी सो रही थी। थोड़ी देर बाद संतु जब लौट कर आया तो उसकी जो दीदी थी वो सो रही थी। अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ। फिर कहा, माँ कहाँ है? तो उस तरफ मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया। चल मछली के लिए ही मसाला होगा, आज ही बनेगी भूख से, मैंने कहा। मतलब लेखक को डर लग रहा था कि मछली के लिए ही मसाला पीस रहा है, आज ही बनेगी। मैंने दुख से कहा। लेखक ये कहा, भैया, ठीक कहा भैया, मछली अभी कट जाएगी? भोलेपन से संतु ने पूछा। हाँ। फिर संतु भी उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए अलग से पाटा था। उस पाटे के ऊपर मछली रखकर काटी जाती थी और पाटे पे चाकू के आड़े तिरछे निशान बन गए थे। यह पाटा पर्ची ड्रम के पीछे रखा था। जिस रोज मछली बनती थी उस रोज यह पाटा निकाला जाता था। पाटा मतलब आप लोग समझते होंगे, देखते होंगे कि जो मछली बेचते हैं उसके पास एक लकड़ी का कुछ रहता है, उसको पाटा कहा जाता है। तो उस पाटे को मछली काटने के लिए संतु के घर में यूज होता था। और उस पाटे पे आड़े तिरछे चाकू के निशान भी थे। और यह पाटा मछली ड्रम के पीछे रखा हुआ था। जिस रोज मछली बनती थी उस दिन इस पाटे को निकाला जाता था और घर का नौकर मछली काटा करता था। मतलब घर में जो नौकर था वही मछली काटता था, क्योंकि घर में उसके कोई मछली नहीं खाते थे, सिर्फ संतु के पिताजी खाते थे, इसलिए। पानी गिरना बिल्कुल बंद हो गया था, मतलब बारिश होना बिल्कुल बंद हो गया। आंगन में आकर मैंने देखा कि जिस जगह मछली काटी जाती है वहीं पर पाटा धुला कर रखा हुआ है और पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। मैंने सोचा भग्गू कुआं के आसपास चाकू की धार कर रहा होगा।
नहान घर का दरवाजा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियाँ थी। माँ वहाँ नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। मतलब लेखक की जो माँ थी उसको घर में मछली गोश्त यानी मीट मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया। और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी ही खाते थे। मतलब कहते हैं कि मछली और गोश्त किसी को घर में पसंद नहीं था। उसके पिताजी चाहते थे कि घर के सभी लोग खाएं, लेकिन माँ ने सख्ती से मना की थी कि मछली नहीं खाना है, केवल पिताजी ही खाते थे। भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियां नहान घर में हैं। आते ही वह अंगोछे में 3 मछलियां निकाल लाया। कुएं में मछली पालने की उत्साह बुझ सा गया। पिताजी शायद अभी तक आए नहीं थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लेकर लेटी हुई थी। मतलब भग्गू जो था उसके घर का नौकर था, वह उसको मालूम पड़ गया था कि मछली जो है नहान घर में है, तो वह अंगोछे में मछली को लेकर आया था और कुएं में मछली को पालने की उत्साह बुझ सी गई थी। और पिताजी अभी तक आए नहीं थे। कमरे में जाकर देखा तो दीदी करवट लिए लेटी है। संतू को अभी इशारे से बुलाया कि वह गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़े को देखकर दीदी बहुत नाराज हुई। फिर प्यार से समझाया। संतू ने दीदी को खुद अपने हाथों से जाने क्यों अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। संतू जो था वह छोटा भाई था, तो उसको दीदी ने प्यार से उसको बहुत अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर में धोए कपड़े पहन रहा था। दीदी ने कहा कि धोबी धुले कपड़े पहन लूं। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। संतू के बड़े बड़े बाल थे, इसलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू के बालों को टॉवल से पोंछकर उसमें तेल लगाया। संतू की जो दीदी थी और संतू के बाल लंबे लंबे थे, बड़े बड़े थे, तो उसकी दीदी ने उसकी बालों को टॉवल से पोंछकर उसके बालों में तेल लगाया। फिर संतू के दीदी ने उसके बाल संवार दिए। जब दीदी संतू के बाल संवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों दीदी की टकटकी बांधे देख रहा था। अभी कहते कि दीदी बहुत सुंदर है। सभी कहते हैं कि दीदी बहुत सुंदर है। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई है और उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूं। वह कमरे में अकेले लेटेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे के बाहर निकल आए। जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था तो दीदी लेटी। फिर भग्गू ने एक मछली उठाकर उसे पत्थर पर कस कर 2-3 बार पटका। फिर मुर्दा सी मछली को पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मली।
और पाटे के ऊपर उसकी गर्दन काट डाली। मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी, तभी जाने क्यों मेरे देखते ही देखते संतू एक मछली अंगोछे से उठाकर बाहर की तरह सरपट भागा। संतू ने एक मछली को अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भाग गया। संतू जो था, भग्गू जब मछली काट रहा था तो संतू ने एक मछली को अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भाग गया और भग्गू मछली काटना छोड़कर अरे 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 कहता हुआ उसके पीछे भागा। मैं वहीं खड़ा रहा, पाटे में राख से लिपटी हुई सिर कटी मछलियां पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई सी थी उसका धीरे धीरे लहरना मुझे साफ मालूम पड़ रहा था। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भागा है। और मुझे लगा कि दीदी के कमरे से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। धीरे से दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा दीदी अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवट में सिसक कर रो रही थी। जो उसकी दीदी थी वह उसके कमरे से हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही थी। तो उसने दरवाजा खोल के देखा तो उसकी जो दीदी थी वह सिसक के रो रही थी। तो और साड़ी जो पहनी हुई थी उससे अपना सिर ढकी हुई थी। और हिचकी लेते ही दीदी का शरीर सिहर उठता था और अंगोछे में लिपटी मछलियों को लहराना मुझे याद आया। और उसे वैसे ही मेरे दरवाजा बंद मैं बाहर आ गया। भग्गू और संतू अभी तक नहीं आए थे। बाड़े की तरफ आकर मैंने देखा तो कुएं के पास जमीन संतू जानबूझकर पट पड़ा था और दोनों हाथों से मछली को अपने पेट के पास छुपाए हुए खड़ा था। भग्गू ने छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतू मछली को कुएं में डाल देगा। पिताजी उसे डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी और तीनों मछलियों के कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों को गोल चमकीले पंख पड़े हुए थे और दीदी जहाँ लेटी थी उस कमरे का दरवाजा खुला था। शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। दीदी सिसकियां बढ़ रही थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी दहाड़ कर भागा। भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देगा। तो भग्गू से उसके पिताजी कह रहा था कि अगर नरेन घर में घुसेगा तो उसकी हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। और भग्गू सिर हिलाकर